हमारे चैनल स्कॉलर एक्स में आपका स्वागत है। आई एम इमरान खान। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करके आगे शेयर करें। अब पुर्तगीज कंपनी ने क्या किया है, गवर्नर बना के भेजना शुरू कर दिया, क्योंकि इंडिया में ये सेटल हो चुके थे और इन्होंने है ना लॉन्ग टाइम एम्बिशियस देखा था पॉलिटिकल। तो इनको लगा कि गवर्नर अगर थे हम वहां बना के भेज देते हैं तो वहां का मतलब इंडिया का अगर पूरा ट्रेड है या पूरा जो भी रेगुलेशंस करना है, जो भी चीजें हैं वो यही संभाल लेगा। तो उन्होंने क्या किया था, जो गवर्नर बनाया था तो वो गवर्नर को पूरे पावर दिए थे। पूरे पावर से क्या मुराद है कि वेज वॉर ट्रीटीज रेगुलेशंस ऑफ कॉमर्स, मतलब वार ये कर सकता है किसी से, क्या ट्रीटी करना इसके इख्तियार इसके पास है। और रेगुलेशन ऑफ कॉमर्स ये भी मतलब जितनी भी कमर्शियल एक्टिविटीज है इसके अंडर में ही होंगी। मतलब पूरे के पूरे इख्तियार, पूरे पूरे पावर इसके पास उन्होंने दे दिए थे। और पहला जो गवर्नर उन्होंने बनाया था उसका नाम था फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। ये पहला गवर्नर था। और इन्होंने जो टर्म रखी थी ना इसकी, वो 3 साल के लिए रखी थी। तो ये 4 साल इंडिया में रहा है। और फिर बाद में हम देखते हैं कि इसके टाइम पे जैसे ही आया है इंडिया में तो इसने है ना कुछ चीजें की है, जैसा कि हर गवर्नर करता है। आते से है ना उठक मतलब कुछ ना कुछ काम, जैसा कि इसने अपने नए नए फोर्ट्स बना दिए। किलवा में, अंजा देवी में, केनानौर में, कोचीन में, केलोन में। इस जगहों पे इन्होंने इसने क्या किया था, पहले काम फोर्ट्स बनाए थे। आगे इसने और जो किया है वो ये था कि जो ये अरबियन सी है या इंडियन ओशन है, इसको है ना अपने हाथ में ले लेना। तो ये अल्मेडा का सबसे बड़ा एम्बिशियस था कि भाई पूरा तरीके से है ना ये जो इंडियन ओशन है अगर से हमारे कंट्रोल में आ जाएगा, या अरबियन ओशन है हमारे कंट्रोल में आ जाएगा, तो हम अरबों को आसानी से टेकल कर देंगे, क्योंकि नेवल पावर हमारे पास है तो इसका हम पूरा पूरा फायदा उठा सकते हैं। दूसरी चीज जो है ना, अरब जो है ना सिर्फ इंडिया से नहीं यहाँ से ट्रेड किया करते, तो वो है ना ये अफ्रीका से भी ट्रेड किया करते थे। ये यहाँ तक उनके ट्रेड के है ना कनेक्टिविटी थी। तो ये जो रूट था ये इनके हाथ में ही था पूरे तरीके से। तो अब ये चाहता था कि ये पूरा जो है ना रूट है ना, ये इनके हाथ में ही आ जाए, मतलब ये पूरे जो भी कोस्टल रीजन है अफ्रीका के, ये इसके हाथ में आ जाए। तो ये इसके एम्बिशियस, इसके एम थे कि अरबों को खदेड़ के बाहर निकालना। अरब जहां जहां भी सेटल है, चाहे अफ्रीका में चाहे इंडिया में, उनको है ना किसी तरीके से रोकना। और रोकेंगे कैसे कि कोस्टल रीजन पे पूरी तरीके से है ना अपने कंट्रोल में लेना, चाहे साउथ अफ्रीका का हो चाहे है ना इंडिया का हो, तो कोस्टल रीजन हमारे हाथ में आ जाना। और साथ में है ना जो सी है, जो ओशन है, उसमें है ना हमारे जहाजों को हम खड़ा कर देंगे, हमारे शिपों को खड़ा कर देंगे, उसमें कंट्रोल कर लेंगे। तो ये चीजें इसने किया है। यहाँ पे आपको है ना इस मैप में साफ साफ और वाज़ेह तौर पे दिख रहा होगा कि बहुत से यहाँ पे जो कोस्टल रीजन पे इनके फोर्ट बने हुए हैं, जैसे कि केलॉन में है, कोचीन में है, कालीकत है, केनानौर है, ऊपर अगर से जाएंगे अंजदेवा है, गोवा में तो बहुत बाद में हुआ था, इधर सेंट मारिया है। तो ये कोस्टल रीजन में उन्होंने अपने फोर्ट बना लिए थे और आगे बढ़ते ही जा रहे थे ये। तो ये जब इतने मतलब बढ़ रहे थे आगे, पावर अपनी बढ़ा रहे थे, तो इसकी एंजाइटी जो है ना, जो बीजापुर का जो किंगडम था, गुजरात का किंगडम था, इनको लगी। इन्होंने सोचा कि अगर ये ऐसे ही बढ़ेंगे तो हमारे लिए खतरा हो सकते हैं, तो इनको रोकना जरूरी है। तो इन्होंने अलायंस बनाया, इजिप्ट को भी साथ में लिया, तुर्की को भी साथ में लिया, और इस तरीके से एक अलायंस बनाया। चलो इनको तो खतरा था बीजापुर और गुजरात को, लेकिन ये तुर्की और इजिप्ट को क्यों खतरा था, तो हम पहले ही बात कर चुके हैं कि पुर्तगीज सिर्फ है ना इंडिया के कोस्टल रीजन पे थोड़ी काम कर रहे थे, बल्कि तो वो तो चाहते थे कि पूरे इंडियन ओशन में उनका हमला हो जाए। और साथ में रेड सी है, उसके अलावा जो है उधर जो अफ्रीका का कोस्टल रीजन है उसको भी हड़पना चाह रहे थे। तो इसका खतरा जो अरबों को था, तुर्कीज को था, तो वो तो उनकी ट्रेड खतरे में आ जाती थी। तो उन्होंने सोचा कि पुर्तगीज को आज नहीं रोकेंगे तो ये कल खतरा बन जाएंगे। तो इन्होंने फिर है ना इनके खिलाफ हमला कर दिया। तो हम देखते हैं कि इसका जो सन था अल्मेडा का, वो चौल में है ना इसको है ना करारी हार हुई थी, डिफीट हो गई थी। ऊपर जब चौल जो है ना एकदम गोवा के पास है, ऊपर मुंबई के पास, गोवा और मुंबई के बीच में, वहां पर इसको डिफीट हुई थी। तो ये पहले जीत गए थे, लेकिन अगले साल क्या हुआ, अल्मेडा ने खुद लीड किया था और इसने है ना कंबाइंड फोर्स बीजापुर और गुजरात को हरा दिया था। और फिर ये दीव में हराया था, और इस तरीके से हम देखते हैं कि ये फिर पीछे हट गए थे। फिर अगले इसी साल है ना इसकी मौत हो गई थी अल्मेडा की। तो फिर अल्मेडा का चैप्टर ही क्लोज हो जाता है। आप अगर कोई भी बुक उठा के देखेंगे ना तो आपको एक चीज मिलेंगी उसमें, कार्टस पॉलिसी के बारे में। अभी कार्टस पॉलिसी थी क्या, इसे समझते हैं। तो बहुत सिंपल करके मैं समझा देता हूँ इसे। पहले तो यही आपको मालूम होना चाहिए कि इसको जारी किसने किया। इसको जारी करने वाला था अल्मेडा। ये नाम याद रखिए पॉलिसी के साथ। अब ये थी क्या,
तो देखिए ये खुद कहता था अल्मेडा, शुड इट बी नॉन फॉर सर्टेन डेट एज लॉन्ग यू मे बी पावरफुल ऑफ सी यू विल बी इंडिया एज यू आर एंड इफ यू डिड नॉट पोसेस दिस पावर लिटिल अवेल यू अ फोर्ट्रेस ऑन शोर। मतलब मीनिंग ये था इसका कि अगर से आप सी में पावरफुल हो जाते हैं, सी को अपने हाथ में ले लेते हैं, समंदर को अपने हाथ में ले लेते हैं, वहां पे अपनी पावर को है ना डोमिनेट कर लेते हैं, तो जो कोस्टल रीजन है वो आपके है। अगर से सी में पावरफुल नहीं है तो ये कोस्टल रीजन जो है ना आपके, जहां जहां आपने फैक्ट्रीज बनाई है, किसी भी काम आने वाले नहीं है आपको। तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने है ना सी में है ना इसकी पूरी मतलब एम्बिशियस यही था, एम ही इसका ये था कि या जो सी है, इंडियन सी है नीचे का भी, इसमें है ना पूरी तरीके से अपना दबदबा या अपने शिप्स यहाँ खड़े कर देना और यहाँ से किसी को पास होने नहीं देना। अब ये क्या करते थे पता है, इन्होंने ये कर लिया, शिप इन्होंने इनके खड़े कर दिए। अब यहाँ से ये समंदर से किसी को भी जाना है, चाहे अरबों को जाना है, यहाँ पे अगर गुजरात के गुजरातियों को जाना है, यहाँ से किसको भी इंडियंस में किसको भी अपने जहाज को लेकर जाना है, तो यहाँ पर इनकी पुर्तगीज की परमिशन लेनी पड़ती थी। ये परमिशन लेने का नाम कार्टेज है कि आप क्या करो, हमसे लिख कर लो पेज पर कि हमारा जहाज यहाँ से पास होगा, तो हम क्या करेंगे, आपको सिक्योरिटी देंगे कि यहाँ से आप पहुंच जाओ, अरब जाना है या अफ्रीका जाना है आपको। ठीक है जी। अगर से हमसे आप है ना ये कार्टर्स नहीं लेते, तो फिर हम क्या करेंगे, तुम्हारे शिप पे हमला कर देंगे कहीं पर भी, और फिर जो शिप में है जो भी सामान वो सब हड़प लेंगे। तो ये इनकी पॉलिसी थी और ये इन्होंने है ना किया है। ये एक चित्र है जो बीजापुर और पुर्तगीज के साथ जो लड़ाई हुई थी उसका, और यहाँ पे ये मैप है जिसमें आपको है ना पुर्तगीज के और भी जहां जहां इन्होंने अपनी फैक्ट्रीज बनाई थी उसके बारे में आपको यहाँ पे मिल जाएगा। जो नेक्स्ट गवर्नर था पुर्तगीज का, उसका नाम था अफांसो डी अल्बुकार्क। अब इसके बारे में एक चीज जो आपको याद रखना है वो ये कि ही वाज द रियल फाउंडर ऑफ पुर्तगीज एम्पायर इन इंडिया। इसने ना सिर्फ है ना एम्पायर को बढ़ाया है बल्कि है ना एडमिनिस्ट्रेशन भी दिया है। इसका जो मानना था ना, देखो मिस्टर स्टीफन ये भी एक हिस्टोरियन है, ये इसका मानना है कि अल्बुकार की जो पूरी पॉलिसी थी वो 4 पॉइंट पे बेस्ड थी। पहला, जब आया था तो ये एक अपना इंटेंशन लेकर आया था, अपने है ना एम लेकर आया था कि मुझे इंडिया में जाके करना क्या है। इसने भी है ना अल्मेडा की पॉलिसी को फॉलो किया है, लेकिन कुछ चीजें अपने तरफ से भी उसने है ना की है। पहली चीज कि उसको मानना था कि जो जो प्लेसेस हमारे हैं, तो वो प्लेसेस को ऐसा ऑक्युपाई कर लो, जो भी हम चाहते हैं कि ये प्लेस होना चाहिए हमारा, उसको कब्जा कर लो। तो ये करना है हमें कि कब्जा मतलब कॉलोनीज बनाना है अपनी, या अपने प्लेसेस कब्जा करना है। ठीक है, अगर से हम कोई चीजें कब्जा नहीं कर सकते तो हमने क्या करना है, जो सिलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट है तो वहां पे हमने जो वहां के इंडियंस है या वहां के जो बड़े घराने के राजा है, रजवाड़े है, या जो भी है वहां के जो बड़े घराने के, उनके साथ है ना मिक्स्ड मैरिज करना है, उनकी लड़कियों के साथ शादियां करना है और उसके जरिए अपना इन्फ्लुएंस वहां बढ़ाना है। तीसरी चीज अगर से हम ये भी नहीं कर सके तो कम से कम है ना जो राजा है, रूलर्स है, उन नवाब है, उन लोगों से है ना हमने परमिशन लेना है कि हम है ना ये पर्टिकुलर जगह पर क्या करेंगे, हमारा फैक्ट्री बनाएंगे, हमारा फोर्ट बनाएंगे। अगर से ये भी इम्पॉसिबल हो गया तो आखिरी पे हमने ये करना है कि जो छोटे छोटे राजा रजवाड़े हैं ना, उनको है ना हमने क्या करना है, उनको ये बताना है कि भाई देखो, हमारा जो पुर्तगीज एम्पायर है वो बहुत बड़ा है। अगर से आप चाहते हैं कि आपकी हम मदद करें तो आपने क्या करना है, हमारी सुप्रीमेसी मानना है पुर्तगीज की। मतलब छोटे छोटे राजा रजवाड़ों को ये सपोर्ट कर रहे हैं कि आप अगर से मुश्किल में है तो हम तुम्हारी मदद करेंगे, लेकिन इसके बदले में आपने हमको सुप्रीम पावर मानना है। मतलब सुप्रीम पावर मान लेते हैं तो इनको ये टैक्स देना पड़ेगा फिर। अलबुकार के क्लियर माइंडसेट के साथ आया था, उसने चीजें अपने माइंड में बिठा के रखी थी कि मुझे ये चीजें करना ही करना है, और वो इसने ये किया भी है। उसके ऑपरेशन में क्या थे पता है, कि हमने है ना एक हमारा हेडक्वार्टर बनाना है ऐसी जगह पे जहां से हमें ना नॉर्थ की, साउथ की, ईस्ट की, वेस्ट की हर जगह की ट्रेड को, हर जगह की एक्टिविटी को कंट्रोल कर सके। तो उसने है ना कोचीन को है ना अपना हेडक्वार्टर बनाया था। ठीक है जी। गोवा देखिए, गोवा इसने जीता था, वो मैं आगे बताऊंगा आपको, लेकिन गोवा है ना इमीडिएटली इसने वहां पे हेडक्वार्टर नहीं बनाया था, वो गोवा हेडक्वार्टर उनका बाद में बना है, जो परमानेंट उनका हेडक्वार्टर रहा है बाद में, लेकिन इसके जरिए नहीं बना। हाँ इसने जीता है लेकिन बनाया नहीं है, इसने कोचीन को ही रहने दिया। तो हेडक्वार्टर इसको बनाना था और उसने बनाया।
दूसरी चीज जो इसको करना थी वो थी कि ये जो रेड सी है, ठीक है जी, और ये जो पर्शियन गल्फ है, यहां पे है ना कंट्रोल करना। अभी भी देखिए इसके पास, इनके पास क्या था, मैंने आगे पहले बताया ना, तो ये जो रीजन है ये इनके हाथ में है, इंडियन सी पर या अरबियन सी पर, यहाँ पर इनका क्या है, यहाँ पे इनका कंट्रोल है। लेकिन ये पर्शियन गल्फ और रेड सी इनके हाथ से दूर है। यहाँ पे अभी भी जो है ना इजिप्ट और अरब, ये कंट्रोल है इनका दोनों जगह पर। तो ये चाहता था कि अरबों को है ना पूरी तरीके से ब्लॉक कर देना। मतलब ये अगर से ले लेता था तो अरब पूरी तरीके से ना ब्लॉक हो जाते, उनके पास है ना रास्ता ही नहीं था, ऑप्शन ही नहीं था कि पुर्तगीज की सुप्रीमेसी मानने के अलावा। लेकिन ये कर नहीं सका, लेकिन कोशिश किया इसने, और कोशिश बताऊंगा कि कोशिश में उसने क्या किया था, वो आगे बताऊंगा आपको। रही बात अब तीसरी चीज, वो है अरब की ट्रेड को डिस्ट्रैक्ट करना। कहाँ पे, ये जो रीजन है ना, यहाँ पर, क्योंकि अरब इंडिया में सेटल थे और साथ में इनकी ट्रेड थी ना इस रीजन से भी थी। तो अब वो चाहता था कि यहाँ तक तो हमने श्रीलंका इधर ये यहाँ तक तो कंट्रोल कर लिया है, लेकिन अब हमने क्या करना है, आगे बढ़ना है और यहाँ पे भी अरबों को यहाँ से भी खदेड़ के निकालना है। नहीं तो कम से कम यहाँ पे उनको, यहाँ पे अरब बहुत अच्छे तरीके से सेटल हो चुके थे, मतलब उनकी ट्रेड बहुत मजबूत थी इस रीजन में। लेकिन अब ये चाहता था कि यहाँ पे अरबों को है ना किसी तरीके से हमने क्या करना है, डिस्ट्रैक्ट करना है। तो ये इसकी पॉलिसी थी। अब ये इन पॉलिसी को किस तरीके से इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की है इसने, उसको बताता हूँ। अब ये समझिए ना, इसने अपनी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कैसा किया है ना, तो इसको देखिए कि मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको रिमेम्बर करनी है कि गोवा की विक्ट्री 1510 में किसने की, अल्बुकार्क ने। किससे जीता, बीजापुर के किंगडम से। तीन चीजें याद रखना है, कब, किससे और किसने। ठीक है जी, बस इसके अलावा आपको है ना और डिटेल नहीं चाहिए इसकी, क्योंकि गोवा बाद में जाके इनका हेडक्वार्टर बना है। तो यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किसने जीता, कब जीता या किससे जीता। ओके, ठीक है। नेक्स्ट चीज जो इसने की है, जो इसका इंटेंशन था कि ये जो है ना फार ईस्ट में अरबों की ट्रेड को डिस्ट्रैक्ट करना, तो इसने है ना मलाया को जीता। मलाया आपको यही मिलेगा, इसने उसको है ना जीत लिया। और मलाया को जीतने के बाद, ये मलाया भी में भी है ना 1511 में इसने ही जीत लिया था। नेक्स्ट उसने जो किया है कि पर्शियन गल्फ, रेड सी और पर्शियन गल्फ उसका इंटेंशन था, तो पर्शियन गल्फ में इसने हमला किया और इसका इरादा था कि ये इलाके है ना उसने परमानेंट इसके कंट्रोल में आना, लेकिन ये आए नहीं थे। हाँ, इसने ऑर्मुज को है ना थोड़ा जीत लिया था थोड़ी देर के लिए, कुछ वक्त के लिए, लेकिन बाद में ये इसके हाथ से निकल गया था। ठीक है जी, तो ये ऑर्मुज जो जीता गया था 1515 में। तो इतनी चीजें आपने याद रखना है कि इसके कनकॉर में 1510 में गोवा, 1515 में ऑर्मुज जो आता है पर्शियन गल्फ में, बाद में इनके हाथ से निकल गया था। साथ में मलाया जो साउथ ईस्ट एशिया में आता है। बस इतनी चीजें अगर थे आपने इसके बारे में रख ली, तो इसकी जितनी भी मतलब जो एक्सपेडिशन थे वो आपने इसको कवर कर लिए। इसके है ना कुछ सिविल मैटर के बारे में आपने याद रखना है। तो एक एक करके मैं आपको ना इसको भी बता देता हूँ आपको, ये सिविल मैटर इसके कुछ इंपॉर्टेंट है इसमें। पहली चीज तो ये है कि ही वाज द रियल फाउंडर ऑफ द पुर्तगीज एम्पायर इंडिया, पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है ना जी, इसे याद रखना है। दूसरी चीज जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है अबॉलिशन ऑफ सती। ये क्यों, क्योंकि ये जो भी इसका रीजन था जहां पे ये रूल किया करता था, वहां पे इसने इसको बैन किया था, एबॉलिशन किया था इसका। अब ये देखो, ये पहला नहीं है, अकबर ने भी इस तरीके का काम किया था, लेकिन अकबर फेल हो गया था, अकबर ने है ना उसको कंटिन्यू नहीं कर सका था। लेकिन इसने ये किया था, ये भी इतना कामयाब नहीं हुआ है। लेकिन रियल जो कामयाबी मिली थी वो पेंटिंग्स को मिली थी राजा राम मोहन राय की कोशिशों के या उनकी है ना मेहनतों के बाद। लेकिन जब भी आप सती के बारे में लिखेंगे, दो चीजें आप मेंशन कर सकते हैं कि पहले अकबर ने बैन करने की कोशिश किया, बाद में है ना अबोलेशन जो है ना अल बुकार्क ने भी ये कोशिश की थी अपने रीजन में। ठीक है जी, ये दो चीजें। इसने स्कूलें बनाई हैं, मिशनरी को अलाउ किया इसने ताकि वो स्कूलें बना सके। तीसरी चीज इसने है ना पुर्तगीज को जो थे उनको है ना कहा है कि इंडियन वुमेन्स के साथ आप मैरिज कीजिए। जैसा कि पहले ही बता चुका हूं ना, इंटेंशन यही था उसका मैरिज का, कोई ऐसा नहीं था कि ये मैरिज है ना इसलिए कर रहा है कि चलो भाई इंडियन से इनको
मोहब्बत है या है ना वो अच्छे समझते हैं, बिल्कुल भी नहीं। वो इसीलिए कर रहे थे ताकि वो है ना इन्फ्लुएंस बढ़ाना चाहते थे अपना, इसलिए उन्होंने किया है। तीसरी चीज इन्होंने क्या किया है, यहाँ के जो हिंदूज थे, क्योंकि इनका जो इंटेंशन था वो अरब थे, अरब मुस्लिम, क्योंकि वो उनके क्या थे, कंटेंडर थे या उनके है ना कंपेटिटर थे, तो उनको उनको है ना वो दुश्मन मानते थे। तो इसलिए है ना जो हिंदूज थे यहाँ के साउथ के, उनको उसने है ना क्या किया है, अपने जो एडमिनिस्ट्रेशन में उनको जॉब्स दिया है, उनको अपॉइंट किया है। ठीक है जी, इतनी चीजें आपने ये याद रख सकते हैं इसके बारे में। और एक चीज जो और भी आपको मालूम होनी चाहिए कि जब मरा था ना, तो इसने खुद कहा था कि मुझे है ना गोवा में है ना दफन किया जाए, वहां पे मुझे है ना मेरा कॉफिन गोवा में रखा जाए। तो इसकी अभी भी जो कॉफिन है या कब्र है या इसका गिरव है वो है गोवा में है। वो 1515 में इसकी मौत हो गई थी जी। आपने है ना अ, पुर्तगीज गवर्नर के बारे में भी आपने याद रखना है। ये एक चार्ट है, इसमें आपको है ना कुछ चीजें आपको हाईलाइट करके मिल जाएंगी, जैसे कि है ना अल्मेडा, ये पहला गवर्नर था पुर्तगीज का। अल्बुकाक, जिसने है ना पुर्तगीज एम्पायर को है ना कंसोलिडेट किया है और रियल फाउंडर माना जाता है। नोनी दो कुन्हो, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कभी कभी है ना आपको है ना इसका नाम दे देगा, और या फिर है ना ये सीक्वेंस लगाने को बोलेगा, क्रोनोलॉजी ऑर्डर लगाने को बोलेगा, इसका नाम आ जाएगा उसने उसमें। इसने क्या किया था पता है, इसने एक काम जो किया है ना, इसने गोवा को अपना कैपिटल बनाया था। बाद में है ना मार्टिन अफोंसो डिसूजा, ये इसका इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसने कुछ किया नहीं है इतना खास, लेकिन इसके टाइम पे ना फ्रांसिस्को जेवियर आया था, ये जोसीविट था। आ, ये गोवा में आया था, और ये बड़ा फेमस है। तो ये किसके टाइम पे आया था, तो वो इम्पोर्टेंट हो जाता है फिर। ठीक है जी। पुर्तगीज गवर्नरों में आपको मालूम है ना, चार्ट तो मैंने बता ही दिया, उसमें नोनो दी कुनो भी है, अफांसो डी डिसूजा भी है। लास्ट गवर्नर इनका जो था वो था जाउडी कास्ट्रो, ये आखिरी गवर्नर था। तो इसके बारे में बस इतना ही याद रखना है कि ये आखिरी था। अफांसो डी डिसूजा के बारे में कि इसके टाइम पे जेवियर आया था, बस बाकी उसके बारे में और कुछ नहीं याद रखना है। नोनी दो कुन्नो के बारे में दो तीन बातें आपने याद रखना है, वो इसलिए क्योंकि इसकी जो चीज इसने की है ना, ये लॉन्ग टाइम तक है ना बार बार रिपीट हुई ये चीजें। जैसा कि गोवा को इसने है ना कैपिटल बनाया था, जो परमानेंट कैपिटल रहा है उनका पुर्तगीज का, और ये बनाया किसने, तो नॉनी दो कुनो ने बनाया था। तो इसका नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है। पहले कोचिन था, कोचिन को इसने बदलकर गोवा कर दिया 1530 में। तो डेट याद रखना है। गोवा को जीता किसने, अल्बुकार्क ने 1510 में। 20 साल बाद इसने इसको कैपिटल बनाया था। बाद में इसके बारे में और एक चीज आपको याद रखना है, दामन दीव इसने लिया था, उसने बेस बनाया था अपना वहां पे। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज बेसिन इसने है ना एक्वायर किया था 1534 में, 1534 में। किससे किया था, यहाँ पे है ना लिखा हुआ है कि बहादुर शाह गुजरात, गुजरात ने, जब बहादुर शाह गुजराती का है ना एम्पेरर हुमायूं के साथ झगड़ा हुआ, तो उसने है ना पुर्तगीज से की हेल्प ली थी और उसके बदले में इनको बेसन्स दिया था। लेकिन ये बेसन इंपॉर्टेंट क्यों है, क्यों हाईलाइट किया हूँ, क्योंकि इसके बारे में आपको बाद में मिलता है। मराठाओं की और अंग्रेजों की जब कॉन्फ्लिक्ट होंगी, तो बेसन के ऊपर कॉन्फ्लिक्ट है उनकी। बेसन मराठाओं ने लिया था 1739 में, और बाद में फिर है ना वो जब उनकी कॉन्फ्लिक्ट चली है, तो वहां पे बेसन का बार बार आपको है ना आपको जिक्र मिलेगा, तो इसलिए है ना ये इंपॉर्टेंट है। अब ये समझिए, आप कोई भी एम्पायर है वो बहुत ज्यादा है ना बाहर बाहर फैलते चले जाता है ना, तो जो भी है ना वहाँ का जो नेटिव या फादर एम्पायर है, वो क्या करता है पता है, उसको डिवाइड कर देता है, क्योंकि उसको खतरा रहता है कहीं है ना ये गवर्नर कोई वायसरे है ना मेरे खिलाफ अगर से चले जाए, तो ये पूरा अंपायर हमारे हाथ से निकल जाएगा। जैसे अमेरिका के साथ हुआ है ना, वो यूरोप की कॉलोनी थी, लेकिन उन्होंने क्या किया, बगावत कर दी और वो उनके हाथ में से निकल गया। तो ऐसे ही होता है, ये डर की वजह से क्या करते हैं, उसको टुकड़ों में बांट देते हैं। तो इन्होंने भी क्या किया, 1571 में है ना पूरे पुर्तगीज एम्पायर को, ये पूरा इस तरीके से ये फैल गया था। आप देख रहे हैं ना जहां जहां ये खास तौर से हम इस रीजन की बात करेंगे, ईस्ट वाले, तो वेस्ट में भी फैलती है। उन्होंने पूरे के पूरे ब्राजील को कब्जा कर लिया था। तो इन्होंने इसको कैसा बांटा है, मतलब तीन हिस्सों में बांट दिया था। ये पूरा रीजन है ना, पहला मैं इसको है ना थोड़ा हाईलाइट करके बताता हूँ। ये इंडिया का, तो इन्होंने क्या किया, गोवा को कैपिटल बना के इसको है ना ये पूरे रीजन को है ना गोवा के अंडर में कर दिया था। और ये जो है ना ईस्टर्न कोस्टल अफ्रीका, इसको मोजाम्बिक को है ना इन्होंने क्या किया था, एज अ कैपिटल बना के ये दूसरा कर दिया था। और ये जो रीजन है साउथ ईस्ट एशिया, ये यहाँ पे है ना तीसरा। तो इस तरीके से तीन अलग अलग वायसराय के जरिए इन्होंने या गवर्नरों को इन्होंने अपॉइंट करके तीन हिस्सों में बांट दिया था। तो ये हुआ था बस, और इतनी चीजें आपको यहाँ पे मिलेंगी।
पुर्तगीज के बारे में कुछ और भी इंफॉर्मेशन है यहाँ पे। तो क्योंकि ये एम्पायर है ना, बाद में अब इस टाइम पर है ना 16-17 सेंचुरी के स्टार्ट में ये टूटना शुरू हो गया था, डिसइंटीग्रेट हो रहा था, या डिक्लाइन हो रहा था इसका। तो डिक्लाइन हो रहा था, तो फिर है ना दूसरी जो एम्पायर है, दूसरी किंगडम्स है, उन्होंने है ना इनकी जो फैक्ट्रीज थे, इनके जो रीजन थे, उनको एक्वायर करना शुरू कर दिया था। तो ये पूरे पेज पे उनकी इंफॉर्मेशन आपको मिलेंगे, किसने किसने किस तरीके से एक्वायर किया है। अगले पेज पे हमारे पास और भी कुछ इंफॉर्मेशन है कि यहाँ पे भी आपको ये चीज मिलेंगी कि डच आए, डच के बाद अंग्रेजों ने किस तरीके से लड़ाई की है। और हम देखेंगे कि ये इनके हाथ में से चला गया था। ऑर्मोज, जैसे मैंने बताया था ना, ऑर्मोज इन्होंने जीता था, फिर ये चला गया था, मराठाओं ने ना बेसिन्स ले लिया था, शाहजहां ने फिर है ना जो इनका जो बंगाल में है ना सेटलमेंट था, वहां पे पूरे तरीके से उनको खत्म कर दिया था। और अंग्रेजों ने भी है ना, मिडलटन था, उसने भी है ना इसको है ना डिफीट कर दिया था। ये सारी इंफॉर्मेशन है। अब पुर्तगीज के है ना डिक्लाइन के पीछे या उनके फेल्योर के पीछे क्या कॉजेस थे, तो यहाँ पे लिखे हुए हैं। मैं डिटेल के साथ इसको नहीं बताऊंगा, मैं है ना ब्रीफली है ना कोशिश करता हूँ कि 2 मिनट में इसको है ना कवर कर दूं। तो पहला जो कॉज बताया जाता है कि नो स्ट्रॉन्ग पर्सन आफ्टर अल्बुकार। अल्बुकार के बाद है ना कोई भी है ना स्ट्रॉन्ग गवर्नर इन्होंने नहीं भेजा। तो अल्बुकार अच्छा था, अल्बुकार के बाद कोई नहीं आया है, तो ये एक रीजन बताया जाता है। दूसरी चीज है ना, इनकी रिलीजियस पॉलिसी बड़ी रिजिड थी। ऐसा कहा जाता है कि देखिए ये बड़ा चैप्टर है, ये मैं है ना इसको कवर करूंगा जब है ना रिलीजियस पॉलिसी बताऊंगा यूरोपियन की, तो उसमें है ना इसको है ना अलग से आखिरी पे जब है ना जब यहाँ पढ़ाएंगे ना तो वहाँ कवर करेंगे। बस इतना ही समझिए कि ये बड़े है ना कट्टर थे, बड़े जेल था इनके अंदर रिलीजियस। तो बहुत बुरे बुरे काम किए इन्होंने इंडिया में। वो बुरे बुरे क्या काम किए वो वहां बता दूंगा। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द मुगल एम्पायर, नॉर्थ में मुगल एम्पायर बाबर ने है ना 1526 में पानीपत की थर्ड बैटल जीता था और वहां से स्टैब्लिश किया था। उसके बाद हुमायूं, हुमायूं के बाद अकबर ने है ना एम्पायर को बढ़ाना शुरू किया। फिर अकबर के बाद जहांगीर और जहांगीर के बाद शाहजहां, औरंगजेब। शाहजहां के बारे में हमने खुद ही बताया है कि शाहजहां ने क्या किया था, यहाँ के मतलब बंगाल में इनकी जो सेटलमेंट है उसको है ना खत्म कर दिया था। तो ये देखेंगे हम कि मुगल एम्पायर बढ़ रहा था और जिसकी वजह से ये इनके लिए खतरा ही था। अब एक जो पॉइंट है जो आपको समझ में नहीं आएगा वो है 1580 में पुर्तगाल कम अंडर द कंट्रोल ऑफ स्पेन। स्पेन जो है बड़ा है, पुर्तगीज छोटा सा है। तो स्पेन ने क्या किया, स्पेन के राजा ने, स्पेन के किंग ने है ना पुर्तगाल को है ना अपने अंडर में ले लिया था। और ये ट्रेटी के जरिए ना इनके अंडर में आ गया था। तो ये अब जो है ना स्पेन कंट्रोल कर रहा था इनके रीजन को, मतलब जहां जहां इनकी कॉलोनी थी उसको भी स्पेन कंट्रोल कर रहा था। तो स्पेन ने है ना इतना केयर नहीं किया इनकी कॉलोनीज को। ठीक है जी। तो जिसकी वजह से है ना ऐसा कहा जाता है कि अ, स्पेन के है ना बहुत सारे सर्वेंट है ना इनकी कॉलोनी में जाते थे और वो जाके करप्शन वगैरह भी करते थे, और वो है ना इतना केयर नहीं करते थे, क्योंकि जो जीतता है उसी को केयर होती है, जो जो जिसका है ही नहीं, जिसने मेहनत ही नहीं करा तो उसको कैसे केयर होंगी। तो वो बस अपने फायदा देखते थे। तो ये ऐसा रीजन बताया जाता है। करप्शन इन एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, ये आपको समझ में आ जाता है। पुर्तगाल स्मॉल कंट्री था, ये हमको मालूम है, छोटा सा कंट्री है। अब छोटा छोटा सा कंट्री है, देखो कितने बड़े रीजन इसने जीत लिया है। यहाँ पे पूरा का पूरा ब्राजील इनके हाथ में है। अफ्रीका में ईस्ट अफ्रीका और वेस्ट अफ्रीका में बहुत सारे कोस्टल रीजन, इंडिया है, साउथ ईस्ट एशिया है, ये सारी इतनी कॉलोनी है। तो किधर किधर ध्यान देगा। तो इतना पैसा भी नहीं है यार, इतनी मतलब वर्क फोर्स भी नहीं है इनके पास, तो किधर केयर करेंगे, ब्राजील में करेंगे कि इधर करेंगे। तो इसलिए ज्यादा तवज्जो ब्राजील में दी, इधर नहीं दी इन्होंने, ऐसा माना जाता है। द राइज ऑफ द डच एंड इंग्लिश, ये हो सकता है कि अब इधर क्या हो गए थे, डच और इंग्लिश भी क्या हो गए थे, इन्होंने है ना इनकी मुखालिफत करके है ना ये इंडिया में आ गए थे। तो अब इनको है ना इनके अपने खुद है ना कॉम्पिटिटर मिल गए थे इनको, वो यूरोप में भी लड़ रहे थे, इधर आके इधर भी लड़ रहे थे। तो ये एक रीजन है, ये सारे रीजंस है। मैं समझता हूँ आपको ये चीजें है ना ब्रीफली मैंने बताया हूँ, समझ में आ गए होंगे। बाकी आपको डिटेल में देखना है तो आप हमको, हम आपको नोट इसके प्रोवाइड कर सकते हैं, अगर थे हमको मैसेज करें तो आप। अब सवाल ये होता है कि पुर्तगीज ने इतना रूल किया है तो इन्होंने इम्पैक्ट क्या डाला है। तो बहुत सारा इम्पैक्ट इनका पड़ा है। कुछ चीजें ऐसी है जो है ना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि कार्टर सिस्टम के बारे में जो इन्होंने शुरू किया था, जिसके बारे में हम बात कर चुके हैं। दूसरी चीज, टैबाको का कल्टीवेशन इन्होंने शुरू किया है। शिप बिल्डिंग इन्होंने शुरू की है। इसके अलावा, इसके अलावा देखिए, जो मिर्ची थी, हरी मिर्ची इन्होंने लेकर आई, गोभी इन्होंने लेकर आई, कॉलीफ्लावर जिसे कहते हैं हम, टमाटर इन्होंने लेकर आए। तो ये जो फल फ्रूट्स है, बहुत सारे कुछ फल है, कुछ बहुत सारे फ्रूट्स है, इन्होंने साथ में लेकर आए थे अपने, और वो यहाँ पे है ना प्लांट इन्होंने किया है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप अगर से देखेंगे प्रेस, प्रिंटिंग प्रेस,
जो मिशनरी आई है तो उन्होंने मिशनरी ने प्रिंटिंग प्रेस स्टार्ट की है। प्रिंटिंग प्रेस के बारे में मतलब प्रेस के बारे में हमारा अलग से है ना चैप्टर, हम उसमें हम डिटेल के साथ इस पे बात करने वाले हैं। गोथिक आर्किटेक्चर, ये आर्किटेक्चर का अलग पॉइंट है हमारा। तो गोथिक आर्किटेक्चर यूरोप का आर्किटेक्चर है और उन्होंने यहाँ पे जो चर्च वगैरह बनाए हैं, अपनी बिल्डिंग बनाए, तो उसमें ये स्टाइल को इन्होंने यहाँ पर भी इम्प्लीमेंट किया है। स्लेव ट्रेड इन्होंने की है क्योंकि स्लेव उस वक्त ट्रेड है ना लीगल थी और वो स्लेव के ट्रेड किया करते थे। इंडिया से उन्होंने स्लेव ले गए, अफ्रीका से ले गए, अफ्रीका के यहाँ लेकर आए, इस तरीके से अफ्रीका के अमेरिका ले गए, इंडिया की मतलब इस तरीके से ट्रेड उन्होंने किया। इसको बहुत ज्यादा उन्होंने क्या किया है, बहुत ज्यादा किया करते थे स्लेव ट्रेड ये। तो ये इनके इम्पैक्ट है इंडिया पर।